Professor Kamlesh Thakkar from Department of Physics, Government Vilasagar PG College, Bilaspur with us. And he's not only the Faculty of Physics, but he's a dynamic techno friend, techno father of our institute, because each and every technical hurdles solved by him. So we are here to listen the technical topic, remote sensing, electromagnetic radiation and its application at all, remote sensing in reference to remote sensing. We are very glad to be here, sir. And now I request Professor D.D. Kashyap, sir, HOD Geography, to present a bouquet and honor him. I request to Drishti Pandey to come and welcome Dr. Kamlesh Thakkar, sir. Drishti Pandey, President of Geography Association. मोबाइल अपना साइलेंट में रखेंगे. I request senior most professor of our department, Professor Geeta Singh Madam, to honor Dr. Kamlesh. जनरल करना चाहिए मैडम, आप ऑनर सीनियर से कर. ये आपका और मेरा सौभाग्य है. And now I request Professor D.D. Kashyap, sir, to say something बोल के दिया. on this occasion. Few words, sir. देखिए, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि हमारे बीच में फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कमलेश ठक्कर उपस्थित हैं. कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा, कि हम दूर के लोगों को जब आते हैं कोई बाहर से तो बहुत विद्वान विभागाध्यक्ष बोल, आदरणीय दावड़कर मैडम, सिंह मैडम, शुक्ला मैडम, गीता मैडम और प्यारे बच्चों. मैडम से कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ था मेरा दावड़कर मैडम से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर सर कुछ छोटा सा व्याख्यान हो पाए तो अच्छा होगा और बच्चों को थोड़ा सा क्लियर भी होगा, क्योंकि कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो है उसमें लगे हुए हैं और थोड़ा सा बच्चों को फिजिक्स के साथ ज्योग्राफी जोड़कर बताना आसान होगा. तो इसलिए बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और उसमें सिंस की रिमोट सेंसिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है, इसलिए मैंने उसमें बेसिक कुछ रिमोट सेंसिंग का भी डाला. तो हम शुरू करेंगे थोड़ा बेसिक से, हो सकता है आप लोगों को जो भी हो, और मैं चाहूँगा कि जो लेक्चर हो वो 2 वे हो. ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ आप सुनते रहें, ऐसा ना हो. जहाँ आपको लगता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. थोड़ा इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जो आप जानना भी चाहते हैं. तो इंटरेक्शन होगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. हाँ सर, फोटो वगैरह क्लिक कर ले रही हूँ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रिमोट सेंसिंग के ऊपर. तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको एक माइक मतलब फोन लगा दी आपको.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द आप सभी भली भांति परिचित है और ज्योग्राफी के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये बहुत पुरानी बात है। अगर हम 1666 के आसपास में जब सर आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने बताया था कि लाइट जो है वो आती है, वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है, कण के रूप में आती है। उसके बाद 2 साल बाद क्रिश्चियन हाइगन नामक जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, वेव के फॉर्म में आती है, तरंगों के रूप में आती है। फिर हम 1860 के आसपास की बात करें तो मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने बताया कि ठीक है, लाइट तो आती है लेकिन उसके लिए कोई माध्यम चाहिए। ऐसा कहना था पिछले वैज्ञानिकों का, क्योंकि बिना माध्यम के तरंग का प्रोपागेशन, तरंग का संचरण नहीं हो सकता है ना। तो प्रोपागेट एनी वेव, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे से भी तरंगें नहीं होंगी, है ना, साउंड वेव है, और यहाँ अगर गैस या एयर है तो उसी के माध्यम से वो साउंड वेव क्या होगी, आप तक पहुंच पानी। अगर मैं निर्वात में चला जाऊं जहाँ पे माध्यम ना हो तो मैं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा क्या? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो जो वेव है वो मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे जिसे हम कहते हैं। हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैक्सवेल ने यही बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रोपागेशन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में उसके साथ 2 प्रकार के वेक्टर चलते हैं, 2 प्रकार के कणों का वाइब्रेशन होता है ना, दोलन होता है। और वो दोनों वेक्टर जो होते हैं वो एक होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और दूसरा होता है मैग्नेटिक। तो सवाल आया कि कहां से आ गया? तो चूंकि अंतराकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते रहते हैं। अगर एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि त्वरित अगर विद्युत क्षेत्र है, तो त्वरित चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की सहायता से ही सूर्य से जो प्रकाश आता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए उन्होंने इस तरंग का नाम दिया विद्युत चुंबकीय, क्योंकि उसमें 2 वेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम के बारे में भी आपने सुना होगा कि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इस शब्द का वो बताया कि जब उन्होंने क्या किया, सूर्य का प्रकाश था उसे एक प्रिज्म में से डाला तो वो अपने 7 अमीरी रंगों में विभक्त हो गया। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वेक्यूर, है ना। यदि बढ़ते हुए तरंग के रूप में देखें तो वेक्यूर, ठीक है। हिंदी में आपने याद किया होगा बचपन में उसे बैजानी हपीनाला, है ना, एक कोड था बैजानी हपीनाला, उससे आपने उसे याद किया होगा। तो ये आइजैक न्यूटन ने कहा कि भाई हमने सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में डाला तो वो 7 रंगों में विभक्त हो गया। उसी समूह को, रंगों के समूह को उन्होंने नाम दिया स्पेक्ट्रम, या हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्णक्रम, रंगों का समुदाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शब्द से आप परिचित हो गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, तरंगों के बारे में जानें, तभी हम जान पाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। कुछ आउटलाइंस मैंने कलेक्ट की हैं और उस आउटलाइंस से सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन, एक जो ब्रीफ हिस्ट्री है जो मैंने थोड़ी चर्चा अभी की, वो बताना चाहूंगा। स्टार्टिंग में 1666 में आइजैक न्यूटन ने स्पेक्ट्रम शब्द की व्युत्पत्ति की। उन्होंने ही बताया, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिज्म के माध्यम से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। फिर 1800 में विलियम हर्शेल, क्या हुआ देखिए, सूर्य का प्रकाश जब आता है प्रिज्म में जाता है तो 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में, वो तो विजिबल लाइट है, सूर्य के प्रकाश में केवल ये 7 रंग है ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए आगे वैज्ञानिकों ने इस पर शोध प्रारंभ करना शुरू किया। तो विलियम हर्शेल ने पाया कि अलग अलग कलरों के अलग टेम्परेचर होते हैं, उस टेम्परेचर के बेसिस पे उन्होंने एक नया स्पेक्ट्रम बताया, और वो स्पेक्ट्रम है आपका आईआर, जिसे हम कहते हैं अवरक्त, है ना, अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन। उसके बाद रिटर्न, आपने नाम सुना होगा, आपको याद नहीं करना पड़ता है इसको, है ना, जिन्होंने किसी एक केमिकल रेस की खोज की, मतलब जिससे केमिकल रेस, केमिकल रिएक्शंस जो होते थे वो पॉसिबल होते थे, और बाद में उसका नाम पड़ा अल्ट्रावायलेट, हम उसे भी देख नहीं पाते हैं, है ना।
1860 में सबसे महत्वपूर्ण क्लार्क मैक्सवेल, अभी मैंने बताया, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। किसको? जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको उन्होंने कहा कि वो प्रकाश नहीं, वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। आगे चले तो हम देखते हैं कि हर्ट्ज ने बहुत सारे स्पेक्ट्रम ढूंढे, जिसमें एक महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम था रेडियो वेव, जिसको हम कहते हैं, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी है, जो वायरलेस टेलीग्राफी और रेडियो में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। उसके पश्चात रोंटन, सभी जानते हैं, नोबेल प्राइज विजेता प्रथम, उन्होंने भी क्या किया? एक रेस की खोज की, एक्सरे, जिसे भौतिकी का प्रथम नोबेल प्राइज भी मिला था। एक्स किरण से सभी परिचित है, मुझे बहुत विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है, जहां लगे तो बताइएगा। टेबल पे हेनरी ब्रैग ने गामा किरण की खोज की, ठीक है, लेकिन हेनरी ब्रैग ने जो खोज की तो प्रारंभ में ये माना गया रदरफोर्ड के द्वारा कि वो एक पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, वो रेडिएटिव पार्टिकल, वो कण है। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो क्या है? तरंग है, जिसे रदरफोर्ड ने एक्सेप्ट किया 1914 में कि गामा किरणें हैं, ठीक है। उसके बाद जो नवीन भौतिकी, जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, उसका जन्म हुआ 1901 ईस्वी में मैक्स प्लैंक के द्वारा। प्लैंक का सिद्धांत आपने कहीं सुना होगा या सामान्य ज्ञान में भी कहीं सुना होगा। वो है ना, आपके उपयोग में उन्होंने ये कहा था कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में आता है, वो रिक्त रूप में आता है, वो बंडल के रूप में आता है, वो पैकेट के रूप में आता है। हर पैकेट को हम एक क्वांटा कहते हैं और जिसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, सुना होगा आपने। यानी कि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है, ठीक है। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी मृत्यु के बाद 1905 में उनके प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत को संभाला और उससे बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो उन्होंने प्रूव किए, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला। 2022 का नोबेल प्राइज भी हम देखें फिजिक्स में, तो क्वांटम फिजिक्स के इसी पर जो प्रोग्रेस हुआ है उस पर मिला हुआ है। ज्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये कुछ हिस्ट्री है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिक से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो उसमें वेव सभी परिचित हैं, वेव से तरंगे क्या होती है, लोर क्या होते हैं, सभी कलाम के पास हैं, सभी को मालूम है वेव क्या होती है। दो टाइप की होती है, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रॉनिक। और किसी रूम में होगा मैकेनिकल वेव उसे कहते हैं जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूँ कौन सी तरंग निकल रही है? यांत्रिक, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हैं, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक अनुप्रस्थ है और एक अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। आप इसे लंबवत शब्द से याद रखिए, है ना। आप इसे किसे याद रखेंगे? लंबवत शब्द से आप याद रखेंगे इसे। ठीक है। दूसरा जो है वो अनुप्रस्थ है, सॉरी अनुदैर्ध्य है, जिसे आप याद रखेंगे समांतर। एक लंबवत और दूसरा समांतर। ये लंबवत और समांतर क्या है सर? लंबवत का मतलब ये एयर है, यहाँ गैस है, यहाँ पर मेरी ध्वनि निकली, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो जब वो ध्वनि प्रोपागेट होती है, आपके कानों तक जब पहुंचती है, जब वो चलती है, संचरित होती है, तो वहां जो माध्यम के कण है वो समांतर कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं? समांतर। लेकिन प्रकाश जब आता है तो वो ट्रांसवर्स के फॉर्म में आता है, तो वो जब चलता है तो उसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। कंपन कौन करता है? माध्यम के कण, जो मीडियम है उसके कण, ठीक है। दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक मैग्नेटिक वेक्टर, दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, है ना। इसका मतलब एक तो बताऊं आप लोगों को कि यदि ये तरंगें आगे प्रोपागेट हो रही है, ये तरंग है, ये पेंसिल जो है, ठीक है, ये पेन मेरे पास है, ठीक है, रेफरेंस का कोण बन रहा है दोनों के बीच, ठीक है, तीनों के बीच आपस में रेफरेंस है, ठीक है। तो एक विद्युत वेक्टर है, एक चुंबकीय वेक्टर है और एक जो है वो तरंग संचरण की दिशा। तो ये दोनों कण जो है वो इसके भी लंबवत होते हैं और परस्पर भी लंबवत होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, ये दोनों ही एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं
जहाँ से बेसिक है। बेटा तुम खड़े हो, बैठ जाओ कहीं, चेयर यहाँ भी है या यहाँ आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। क्या है वेव, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज रेडिएशन। हाँ ये प्रश्न आता है, विकिरण से आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा? आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, विकिरण से हम क्या समझते हैं? मैंने कहा दो, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे तो वन वे हो जाएगा, आप दोनों कितना बोल रहे हैं सर, लगातार बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना? तो अगर मालूम होगा तो कोई बता सकता है व्हाट इज रेडिएशन या विकिरण से हम क्या समझते हैं, किसे हम विकिरण कहेंगे? डायरेक्ट रेज बताइए बताइए, बैठे बैठे ही बताइए। सूर्य की किरण जो नीचे आती है धरती पे उसे विकिरण कहते हैं, सही है? विकिरण में क्या क्या गुण होने चाहिए? कोई भी विकिरण तब कहलाता है जब उसका ऊर्जा हो, ठीक है? क्या होना चाहिए? ऊर्जा होना चाहिए, उसका वेग होना चाहिए। उसका वेग क्या होना चाहिए? वेलोसिटी एंड एनर्जी दोनों होनी चाहिए, करेक्ट? उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, उसको हम जनरली क्या मान लेते हैं? रेडिएशन, जो आपने पढ़ा है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अच्छा आपने तरंगें देखी हैं, चित्र में देखी है? तो एम्पलीट्यूड या हिंदी में हम इसे कहते हैं आयाम। किसी भी तरंग का आयाम क्या होता है? समुद्र के किनारे गए, ज्वार भाटे, आप तो ज्योग्राफी वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको तो सब मालूम है। लहरें जब सबसे ऊपर तक उठती हैं, ठीक है, या हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ का पीक सबसे ऊपर जाता है कि नीचे आता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पीक का, समझ में आ रहा है ना? लहर जितने ज्यादा ऊपर तक उठती है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को या उस अधिकतम दूरी को हम कहते हैं आयाम। किसी भी तरंग में, कोई तरंगे जैसे भूकंप की तरंगे आपने पढ़ी या नॉर्मल कोई तरंगे पढ़ी, तो जब तरंगे बनती हैं या ऑसिलेशंस पढ़े, डैम्ड ऑसिलेशंस पढ़े, है ना? तो तरंगे बनती हैं तो जरूरी नहीं है कि हर जगह उसका आयाम समान हो सकता है, कहीं पर आयाम कम है, कहीं पर ज्यादा। तो आयाम हम किसे कहेंगे? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, सबसे डिस्टेंस, ठीक है? डायग्राम से इसको हम समझेंगे फिर से। अभी एक और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, सभी को मालूम है जी। आवृत्ति हम किसे कहते हैं? बारंबारता, हिंदी में पढ़ा है आपने, है ना? बारंबारता शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक वगैरह में भी आप पढ़ते हैं आवृत्ति। आवृत्ति हम किसे कहेंगे? एक सेकंड में दोलनों की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, जो भी होगा, साइकिल का पहिया घूम रहा है भाई, एक सेकंड में कितनी बार? 5 बार। इसकी आवृत्ति कितनी है? 5 हर्ट्ज। हर्ट्ज उसका मात्रक है वैज्ञानिक के आधार पर, है ना? अगर कोई ऑसिलेशन का दोलन है, एक सेकंड में कितना दोलन है? 20, तो उसकी आवृत्ति आप कितना बताएंगे? 20 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति। आवृत्ति समझ में आया? एक सेकंड से आपको उसकी गणना करनी है, ठीक है? उसके बाद है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। अगर आवृत्ति जो भी है उसका उल्टा कर दें तो वो हमें आवर्तकाल देता है, यानी कि 1/, आवृत्ति। अगर किसी की आवृत्ति 20 है तो आवर्तकाल कितना होगा? 1/20। 1/20 समझ आ गया? आवर्तकाल मतलब समय, ठीक है? आवर्तकाल मतलब समय का मात्रक सेकंड, और 1/सेकंड किसका मात्रक होगा? आवृत्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज में जो 1/सेकंड को अपना नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं हर्ट्ज। तो आवर्तकाल समझ में आया? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होती है? दो शीर्षों के बीच का डिस्टेंस, दो शीर्षों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी, है ना? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ आपने पढ़ा होगा, यानी कि न्यूनतम जहां तक गई है वो आपका क्रस्ट है, और जहां न्यूनतम गई है वो आपका ट्रफ है। तो कंसेक्यूटिव टू ट्रफ और क्रस्ट, दो क्रमागत, एक के बाद दूसरा आना चाहिए, दो क्रमागत श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी। आप इसकी ये याद किए हैं परिभाषा की, इसको समझे है ना? ठीक है, अभी समझ में आएगा क्या समझे हैं। वेलोसिटी, वेग तो सभी को मालूम है, आप जनरली कहते हैं हम गाड़ी में जाते हैं, स्पीडोमीटर लगा रहता है ना? वो स्पीड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? वेलोसिटी। तो यहाँ जनरली जो बात करेंगे वो किसके वेग की बात करेंगे? प्रकाश के वेग, यानी कि 3 × 10 प्रति सेकंड कितना विस्थापन हुआ, प्रति सेकंड कितनी दूरी तय की गई एक विशेष दिशा में, ठीक है? आगे रिफ्लेक्शन, ये भी हमारी एक टर्मिनोलॉजी है, हम बेसिक में जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन, जब कभी भी किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है ना? तो वो क्या होता है? यानी कि वो बाहर निकलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रकाश का
अच्छा, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, किसी को मालूम? महत्वपूर्ण। अच्छा ठीक है, रिमोट सेंसिंग में थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा, सामान्यतः आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो परावर्तन, पूर्ण परावर्तन रिमोट सेंसिंग में होता है कि नहीं होता है? परावर्तन अच्छे से होता है कि नहीं? विस्तृत परावर्तन होता है। पूरा परावर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, बताओ। सरफेस के कारण, क्योंकि सतह पूरी तरह चिकनी नहीं है। हम तो यहाँ पर कक्षा 9वीं 8वीं में प्रैक्टिकल करते हैं तो समतल दर्पण ले लेते हैं क्योंकि चिकना है, इसलिए हमें वो दिखाई देती है रेस। उसमें रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो अप हो जाते हैं कि ठीक है वे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि I = R होगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं, पूर्ण रिफ्लेक्शन देखने को हमें नहीं मिलता। और विदाउट रिफ्लेक्शन रिमोट सेंसिंग प्रोसेस हो पाता है क्या? नहीं। फिर आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन दैट मींस प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश। सही है? वायुमंडल के ऊपर क्या है पता नहीं, है ना? वायुमंडल के ऊपर हमें पता नहीं, वायुमंडल में क्या क्या गैसें हैं, क्या है हमको मालूम, ज्योग्राफी कहना है हमको तो मालूम नहीं है। यस। तो वायुमंडल की सतह अलग है, उसके ऊपर की सतह अलग है, दो माध्यम अलग अलग होंगे। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो जो घटना होती है प्रकाश की उसे हम कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, जो हम ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ? यस। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गुजरना। अच्छा, गुजरती है बात जो बात है। फिर आता है स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना? प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, एक शब्द में बताइए तो कोई? बिखरना, है ना? प्रकाश का बिखराव। अच्छा, कोई रंग यदि ज्यादा बिखराव करता है तो अच्छा प्रकीर्णन माना जाएगा कि खराब प्रकीर्णन? कोई रंग ज्यादा बिखराव करता है, अपने रंग को बिखेरता है, तो अच्छा प्रकीर्णन है कि खराब प्रकीर्णन? प्रकीर्णन की तीव्रता ज्यादा है कि कम है? अच्छा, प्रकीर्णन जब घटना होती है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगा तो प्रकीर्णन होगा? पार्टिकल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स। प्रकीर्णन हम पढ़ते हैं क्या होता है? वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, वायुमंडल की निचली परत पर ज्यादा पाए जाते हैं, धूल के कण हुए, है ना, और जलवाष्प हुआ, ये सब। जब प्रकाश इन ऑब्स्टेकल से, इस रुकावट से, इस पार्टिकल से टकराती है तब बिखरता तो प्रकीर्णन की घटना होती है। तो क्या सभी का होना था? तो कोई तो शर्त होगी ना कि किसमें प्रकीर्णन होगा, किसमें प्रकीर्णन नहीं होगा। क्या प्रकाश का पूरे पार्टिकल जितने हैं सभी से प्रकीर्णन हो जाएगा तब तो फिर है, क्योंकि स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो कभी भी रिमोट सेंसिंग में काम नहीं आती, आपको मालूम है, वो डैमेज करती है रिमोट सेंसिंग को। यस। प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है वो रिमोट सेंसिंग में कभी काम नहीं आता, वो हमेशा रिमोट सेंसिंग को डैमेज करता है, उसके एक ड्रॉबैक है। तो वो कैसे हमको समझ में आता है? तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जो लाइट आ रही है उसका जो वेवलेंथ है वो या तो पार्टिकल की साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो उससे छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या तो उससे बराबर। इसमें आप दो प्रकीर्णन पढ़ते हैं, एक रेले का प्रकीर्णन पढ़ते हैं और एक मी प्रकीर्णन। दोनों प्रकीर्णन आप पढ़ते हैं, उसी से आप जानते हैं। प्रकीर्णन बहुत रोचक घटना है ना, आपको मालूम है आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण क्यों है, आपको बताइए। कतरे का सिग्नल लाल रखा जाता है, क्यों ब्लू क्यों नहीं रखा जाता है? रखा जाता है प्रकीर्णन के कारण ही रखा जाता है। तो और बहुत सारे प्रश्न हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैंने बताया था उसका डायग्राम है, ठीक है? ये प्रोपागेशन हो रहा है, देखिए कंपन, देखिए कंपन देखेंगे इसमें, ठीक है ना? ये वाले कंपन है, ऐसे ऐसे कंपन है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन है और एक इलेक्ट्रिक, जो कि मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया। और ये प्रोपागेशन तीनों, ये 3D में है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन बाहर है, हमारा बोर्ड कैसा है, 2 विमा में है, इसलिए दिखाई नहीं देता, है ना? तो मैग्नेटिक ऑसिलेशन ऐसा बोर्ड के अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है? और ऊपर नीचे जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, और वेव्स जो आई है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपने जो आइजैक न्यूटन ने जो पहला प्रयोग किया था, प्रिज्म को ही कलर वाला मान लिया था, बाद में उनको पता चला कि नहीं, प्रिज्म नहीं, प्रकाश भी कलर से बना होता है ना? शुरुआत जब हुई थी
व्यक्तियों या फिर वैज्ञानिक की नाला आपका जो कोड है वो आपने इसे पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब देखिए ये जो कलर आपको दिख रही है इसी में आपको मालूम है कि क्या क्रस्ट है क्या ट्रफ है ना? ये आपका क्रस्ट है, पूरा हो तो फिर ये है ना, ये क्रस्ट है और नीचे वाला अगर होता तो वो क्या होता? ट्रफ। अच्छा मैं उसको मत देख के सिर्फ इस वेव को देख के बताएंगे। अब तो देखिए जल्दी देख लीजिए, ठीक है? इस वेव को देख के बताएंगे। हम कहते हैं इससे इसके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, सही है? यस। सही है ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए तरंग दैर्ध्य कम होगी। देखते हैं दूरी कितनी होगी। जहाँ घना दिखा मतलब तरंग दैर्ध्य बहुत कम। तरंग दैर्ध्य क्या है? बहुत कम, ठीक है? तो तरंग दैर्ध्य कम होता है तो घनापन बढ़ रहा है। घनापन मतलब समझ रहे हैं? वाइब्रेशन बढ़ रहा है। वाइब्रेशन मतलब चक्र बढ़ रहे हैं। 1 सेकंड में पहले 2 ही चक्र लगता था, आगे है तो 10 चक्र लग जा रहे हैं। मतलब क्या बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का क्या संबंध है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति कम होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, ये उसी के रूप में है। यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो आवृत्ति बढ़ रही है, मतलब सबसे कम आवृत्ति रेडियो, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रा, उसके बाद एक्सरा, उसके बाद गामा। बहुत सारी जगह इसके कोड है, आप लोगों को भी याद होगा इसका कोड। एक कोड मैंने भी चुरा कर लिखा हुआ है, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, है ना? गाड़ी G फॉर गामा रे, X फॉर एक्स-रे, U फॉर अल्ट्रावायलेट, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो, R फॉर रेडियो। तो गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। क्लियर है? किस क्रम में है देखिए मैंने आगे लिख दिया है, वेवलेंथ के बढ़ते क्रम, यानी कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, मतलब गाड़ी पहले रेंज में है, कौन सी? एक्सयूवी, है ना? गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में आप इसे याद रख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तरंगों की बात करेंगे डिटेल, थोड़ा रिलेशन जो अभी मैंने चर्चा की थी, ये वेवलेंथ में दिखा आपको, ये जो है वो एम्पलीट्यूड है। देख लीजिए, मैंने कहा था ना तरंग का सबसे अधिकतम विस्थापन, कितने दूर तक तरंग फ्लक्चुएट हुई है, ये आपका आयाम, ठीक है? और एक दोलन किसे कहते हैं? देखिए एक कंप्लीट सर्कल को इसे पलट देंगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा ना। तो ये एक वन ऑसिलेशन है, और वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ट्ज। एक सेकंड में चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति, है ना? और एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या है? आवर्तकाल। ये t n में आवृत्ति से दर्शा रहा हूं, t आवर्तकाल, वो दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? दिमाग में बैठाएंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। कौन एक बटे में, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल कौन है, कौन उल्टा है? आवर्तकाल उल्टा है, भले आवृत्ति। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ा, आवृत्ति कम। ठीक, c इक्वल टू n लैम्डा या न्यू लैम्डा कहीं कहीं लिखा रहता है। c प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में ये संबंध है। इस संबंध को भी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, c क्या है? प्रकाश का वेग कांस्टेंट है कि वेरी होता रहता है? प्रकाश का वेग बदलता रहता है क्या? कांस्टेंट रहता है, नियतांक है वो, ठीक है। अगर मैं n को नीचे ले आऊं तो लैम्डा और n एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा ही होगा ना, कि यदि मैं n को नीचे ला रहा हूं तो लैम्डा और n एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे। तो आपको एक और कांसेप्ट मिल गया, आवृत्ति अगर बढ़ी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। हमने जो अभी थ्योरी में देखा था वो यहाँ पर फॉलो करेंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, ज्यादा बेसिक हो रहा है तो फिर बताइएगा, मैं स्किप करते जाऊंगा। रिफ्लेक्शन का डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, सभी जानते हैं। मिरर पे आप करते हैं, इंसिडेंट पे, रिफ्लेक्टर पे लॉ है I और R बराबर होना चाहिए, जो कि हमारे में नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का डायग्राम यहाँ दिख रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है, सीधी नहीं जाती है, बैंड होती है, डेविएशन होता है, विचलन होता है जब आप माध्यम से चेंज होता है। तो आप कभी देखेंगे रेडियो तरंगों का या टेलीविजन कम्युनिकेशन,
ठीक है, रडार का या किसी का भी देखेंगे तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरने के कारण तरंग सीधी नहीं चलती, वो डेविएट होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण। और स्कैटरिंग, जो कि आपको मालूम है प्रकाश का विखरना। स्कैटरिंग में रिले स्कैटरिंग में आप पढ़ते हैं कि जो प्रकीर्णन की तीव्रता होती है वो हमेशा तरंगदैर्ध्य के चतुर्घात के द्विघात, मतलब तरंगदैर्ध्य का उल्टा। चतुर्घात तो है ही, फॉर्मूले में है वो रेले का। तरंगदैर्ध्य बढ़ा तो तीव्रता कम हो, समझिएगा ना। तीव्रता कम मतलब फैलाव कम। किस रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है? लाल। किस रंग का तरंगदैर्ध्य, विजिबल लाइट की बात करते हैं, किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है? लगभग नीला या वायलेट, है ना। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, तो तीव्रता क्या होगी? कम, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, करेक्ट। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, तीव्रता कम, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम देखने को मिलता है। समझ आ गया? यस। मतलब लाल रंग अपने आप को बिखेरेगा नहीं। मैं ब्लू कलर का हूं, मैं ज्यादा बिखेरूंगा क्योंकि मेरा तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, तो मेरी इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता जो होगी, प्रकीर्णन की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? अधिक होगी, ज्यादा। तीव्रता ज्यादा मतलब मैं बिखेर तो मतलब मैं मेरे कलर को दे दूंगा, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं। इसलिए दूर से देखना ब्लू कलर अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि वो अपने में से कलर को फैला देता है। फॉगी दिखता है, थोड़ा सा फॉगी दिखता है, फॉग टाइप का धुंधला दिखता है ब्लू कलर। और सिग्नल रेड क्यों रखा जाता है? समझ में आ गया होगा। इसलिए रेड कलर जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, वो स्कैटरिंग नहीं करेगा ज्यादा, तो सब कलर को अपने अंदर रखेगा, बिखेरेगा नहीं, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, उसके पास पूरे रंग है। तो लाल रंग की तीव्रता क्या हुई? कम, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन की तीव्रता कम हुई। तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन की तीव्रता कम, इसका मतलब फैलाव कम, इसका मतलब वो अच्छा दिखेगा। क्लियर हो गया? इसलिए खतरे का सिग्नल क्या रखा जाता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण ब्लू रंग का फैलाव है ना, वो भी प्रकीर्णन के कारण ही है। ये तो आप सभी जानते हैं। गाड़ी एक्सयूवी इन बाय रेंज मैंने लिखा था, ये वेवलेंथ रेंज और ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपको याद करनी रहती है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगा। एक और मैंने कोड यहाँ पर दे दिया है उल्टा फ्रीक्वेंसी के टर्म में, रेडियो मिस यू, ठीक है, रेडियो मिस यू एक्स गामा। तो मिस यू एक्स बस याद रखेंगे, सामने रेडियो है, अंत में गामा। मिस यू एक्स, ठीक है, सामने रेडियो, अंत में गामा। रेडियो मिस यू एक्स गामा फ्रीक्वेंसी के पदों में। मैंने वेवलेंथ के पदों में आप लोगों को कोड ये बताया है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर से, गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है ना, मैं गलत थोड़ी बता रहा हूं। गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, उसका वेवलेंथ कम होता है। अच्छा बताना मेरे को ना, मैं गलत बताऊंगा तो। और इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है रेडियो वेव, फिर थोड़ा कम जाते हैं तो माइक्रोवेव का, है ना। ये सब है, आपको विजिबल याद रखना पड़ता है 750 से 400 नैनोमीटर, है ना, या 7500 से 4000 एंगस्ट्रॉम, जो जनरल इकाई हम यूज करते हैं वो। इसका आपको वेवलेंथ याद रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है ना। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। सबसे कम अगर विजिबल लाइट में देखें तो वायलेट का। इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते। एप्लीकेशंस भी मुझे नहीं बताने पड़ेंगे, नॉर्मल ईएमएस के एप्लीकेशंस जो है आप सभी जानते हैं। गामा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे? स्कैटरिंग ठीक है, होगी, बोल दिया तो बड़ा अच्छा लगता दोहराना। स्कैटरिंग आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, कैसे? स्कैटरिंग कैसे बताइए? फिर चेंज करके बताना पड़ेगा। आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। किसी को कोई बच्चा बताएगा? प्लैंक ने ऊर्जा का जो सूत्र दिया था वो ये था h nu, E is equal to h nu। nu मतलब फ्रीक्वेंसी। ऊर्जा सीधे सीधे अनुपाती होती है आवृत्ति के, जहाँ h नियतांक है, तो आप लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि तरंग। समझ आ रहा है ना? E सीधे समानुपाती होता है किसके? ऊर्जा वेवलेंथ के, आवृत्ति।
देखिए मैंने शुरू में बताया था 1901 में प्लांक ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है वो ऊर्जा के बंडल के रूप में आ रहा है। हर बंडल के पास एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा जो है वो हम दर्शाते हैं E बराबर h u। U मतलब आवृत्ति, h मतलब नियतांक, ठीक है। तो E सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रहा है, न्यू मतलब आवृत्ति पे, ठीक है। अगर आवृत्ति बढ़ी ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम हुई ऊर्जा कम होगी, ठीक है। आवृत्ति बढ़ी ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति कम तो ऊर्जा कम। अब आवृत्ति के आगे चलते हैं, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध पड़ा, उल्टा, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य कम हुआ, आवृत्ति बढ़ी, आवृत्ति बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी। फिर से समझते हैं, तरंग दैर्ध्य कम हुआ, आवृत्ति बढ़ी, आवृत्ति बढ़ी तो ऊर्जा, नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कम हुआ, किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, कौन सी तरंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, एक्स का, गामा का, यूवी का, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ा सा हमने जाके तरंग दैर्ध्य कम, ठीक है, आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा। इन सभी में सबसे ज्यादा ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या है सबसे कम, आवृत्ति क्या है सबसे ज्यादा। तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है उसके हिसाब से ऊर्जा क्या होगी सबसे ज्यादा। तो वही बात इसमें वही यूज्ड टू सी इनसाइड द बॉडी, कैंसर ट्रीटमेंट, इन सब में क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सब किया था। एक्सरे आप जानते हैं डेंटिस्ट भी यूज करते हैं और ऑर्थो डॉक्टर भी यूज करते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी में भी यूज होता है, ये सब आप कॉमन पढ़ते हैं, है ना। यूवी आपको मालूम है कि फोटोथेरेपी, जब बच्चा पैदा होता है तो जनरली उसको पीलिया हो जाता है, तो फोटोथेरेपी में यूवी रेडिएशन का यूज हम करते हैं, है ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं। नाइट विजन में आईआर का उपयोग होता है, जब धुंध बहुत रहती है तो आईआर ग्लास लगाते हैं। कोहरा अगर है तो कोहरे में जो लाइट काम करती है वो कौन सा होता है, इंफ्रारेड, है ना। माइक्रोवेव तो सभी जानते हैं, कुकिंग में यूज होता है और एस्ट्रोनॉमर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव से कौन सी रिमोट सेंसिंग होती है, कौन सा रिमोट सेंसर बनता है माइक्रोवेव से, इस टाइप का रिमोट सेंसर होता है वो, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे। रेडियो आप मालूम है एफएम एएम कम्युनिकेशन में यूज होता है, मेडिकल में भी इसका यूज होता है। तो ये सामान्य इसके एप्लीकेशंस हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो है इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। इससे पहले अंतःक्रिया देखनी है ईएमआर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अर्थ सरफेस पे, है ना। यही देखना है हमारा प्रमुख जो है, कैसे इंटरैक्ट होता है, कैसे अंतःक्रिया होती है। तो ईएमआर पास होता है दो चीजों से, एक तो हमारा वायुमंडल है और दूसरा जो है हमारा वो अर्थ सरफेस, यानी कि वायुमंडल की सतह से और पृथ्वी की सतह से, ठीक है। ज्यादा बात तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। हम वायुमंडल की बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी है, मैंने लिखा नहीं है पर आप मान लीजिए, ठीक है, सतह है। वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, ठीक है, सीधी पे यहाँ पर सन से जो लाइट आती है, हम मानते हैं कि सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस सन से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेयर पे आती है, देखिएगा एटमॉस्फेयर से आके नीचे सरफेस पे जा रही है, बहुत सारी बीच में चीजें हैं, तो बात आगे करते हैं। टकरा करके वापस आके फिर एटमॉस्फेयर से जाकर वो कहाँ पहुंचती है, रिमोट सेंसर जो हमारा बना हुआ सैटेलाइट उस पर पहुंचती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ईएमआर जो है वो 2 बार एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता है। कितनी बार? 2 बार, तभी हमें सेंसिंग हो पाती है। एक बार में नहीं होती क्या? आप थोड़ा सा बताएंगे क्या रिमोट सेंसिंग एक बार में नहीं होती? 2 बार जरूरी है ना? पक्का? कोई और तरंग ऐसी है जिसमें होता है? चलिए क्या क्या एक्शंस होते हैं देखते हैं इंटरैक्शन में। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। दूसरा आप जानते हैं स्कैटरिंग, और तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांसमिशन। अवशोषण हम किसे कहते हैं? प्रकाश किरण आई, ठीक है, वायुमंडल की सतह है, वायुमंडल की सतह में पानी है, जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी क्या करते हैं तरंगों को। अच्छा, इसके अवशोषित करने से कुछ फायदा है हमारे, हमें तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। सब तरंग आई बेचारी पूरा वायुमंडल अवशोषित करके नीचे आई ही नहीं अर्थ सरफेस तक, ठीक है।
ना तो हमारा इंसिडेंट हुआ और ना ही हमारा रिफ्लेक्शन हुआ, ना उस रिमोट सेंसिंग को कुछ मिला। तो अवशोषण हुआ ना अवशोषण। तो बताइए अवशोषण होने से कुछ फायदा होता है? हाँ होता है। वायुमंडल की सतह ने अवशोषण किया रेडिएशन, सहन नहीं कर पाए। तो अवशोषण से क्या फायदा है? ये प्रोसेस जो होता है उसमें क्या फायदा है? कौन करता है अवशोषण? समझ में आ गया? जनरली गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब जो वायुमंडल में उपस्थित है वो क्या करती है? अवशोषण करती है। ठीक है, तो अवशोषण करने से क्या फायदा हुआ? हमको कैंसर नहीं होगा। ओजोन लेयर भी है ना इसमें। और कोई बताएगा? अच्छी बात है, ये थोड़ा बहुत बता देंगे बच्चे। और कोई बताएगा और क्या फायदा है? आगे बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन समझ में आया। उसके बाद कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो वायुमंडल की निचली सतह विकिरण, अरे भाई विकिरण की भी तो अलग अलग क्वालिटी है। अभी तो आपने बताया इतने सारे वैज्ञानिक लगे हुए थे, कोई बोल रहा है गामा भी है, कोई बोल रहा है कॉस्मिक भी है, कोई बोल रहा है यूवी है, कोई बोल रहा है आईआर, बहुत सारी किरणें हमको दिखाई नहीं थी, हम तो केवल 7 जानते हैं विजिबल, विबग्योर जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ किरणें तो एब्जॉर्ब होंगी, कुछ ऐसी भी है जिसमें स्कैटरिंग हुआ। स्कैटरिंग कहां से होगा? उन किरणों का होगा जिसके पास ऑब्स्टेकल जो है वो किरणों के तरंगदैर्घ्य के कोटि का हो। ठीक है, मान लीजिए 900 नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य एक प्रकाश आ रहा है, 900 नैनोमीटर का। ऑब्स्टेकल जो हमारा है, अवरोध जो है, धूल का कण जो है वो 900 नैनोमीटर की कोटि का है। ठीक है, उससे जब वो टकराएगा तो स्कैटरिंग होगा। हमने तो यही पढ़ा है स्कैटरिंग में, यस है ना? क्लियर है? यस। तो निचले वायुमंडल से या जहां पर धूल के कण है, जलवाष्प मौजूद है, ऑब्स्टेकल्स है, उससे टकराकर स्कैटरिंग भी होती है, प्रकीर्णन की घटना भी होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ट्रांसमिशन होता है। कुछ तरंगें तो ऐसी हैं जिनको वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं, न तो वो अवशोषित होंगी और न तो उसका स्कैटरिंग होगा। प्रकीर्णन वो सीधे जाती है और पृथ्वी की सतह पर चलिए, मतलब पारगमी। उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट है, कांच है, बस एक वायुमंडल गया सीधा निकल के आपके सरफेस पे। समझ में आ गया तीनों प्रोसेस? एब्जॉर्प्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां जब तक अवशोषित तरंगें नहीं रहेंगी, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है उसको हम ठंड से नहीं बचा पाएंगे। किससे नहीं बचा पाएंगे? हम ठंड से मर जाएंगे अगर वहां पर लेयर्स या वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट वही उसी पर आधारित है कि भाई जाने नहीं देना है, रोक के रखना है। किसको? कहां पर? वायुमंडल। नहीं जाएगी, चली जाएगी तो हमारे वायुमंडल का कोई मतलब, हमारा जो आवरण है उसका कवर जो लगा हुआ है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, उसका कोई औचित्य नहीं, हम तो ठंड से मर जाएंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मैंने दिखाई, देखिए यहाँ पर बताया है ये अवशोषित हो रही है ड्यू टू इन सब अवशोषित करते हैं। उसके बाद जो ट्रांसमिटेड है उसमें मैंने एक चीज लिखी है एटीएम विंडो। पैसे निकालने वाला विंडो नहीं है ना, एटमॉस्फेरिक विंडो है ये, यानी कि वायुमंडल की खिड़की, ऐसी खिड़की जिसमें वे तरंगें बस उस तरंगों के लिए वो खिड़की खुलती है जिसके पास पावर ज्यादा है, जो ट्रांसमिशन का गुण वहां पर रखते हैं, जो ना तो प्रकीर्णित होते हैं और ना ही अवशोषित। ठीक है, वेवलेंथ वर्सेस ट्रांसमिशन का एक डेटा सामान्य मैंने तैयार किया, अपने हाथ से जो तैयार किया वो मैं बता रहा हूँ, है ना, कि ट्रांसमिशन किस प्रकार की तरंगों में ज्यादा देखने को मिलता है। वायुमंडल किसके लिए खिड़की की तरह काम करता है ना, वो जनरली आप देखेंगे विजिबल, यहाँ लिख दिया जनरली, ठीक है, किसके लिए? विजिबल। और माइक्रोवेव के लिए है, देखिए चर्चा करेंगे माइक्रोवेव के बारे में। उसके बाद इंफ्रारेड, और उसके बाद आपका आता है मीड आईआर और यूवी के आसपास। और आपको मालूम है कि आप जब रिमोट सेंसिंग पढ़ते हैं तो विजिबल, आईआर और यूवी पर ही इर्द गिर्द घूमता है सब कुछ। सही है? गलत बता रहा हूं? ज्योग्राफी का नॉलेज आप लोग को ज्यादा है ना, ठीक है। स्कैटरिंग अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खराब होता है। किसके लिए? सेंसिंग के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, अनवांटेड है, क्या करता है, जो भी इमेज हमारा रिकॉर्ड होता है उसको डिस्टर्ब करता है, अच्छा नहीं, धुंधला कर देगा, खराब कर देगा, उसके कंट्रास्ट को कम करेगा, है ना। रिफ्लेक्टेंस को क्या करेगा? वो हमेशा प्रभावित करेगा,
अच्छा, रिफ्लेक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव सब आप जानते हैं। हम मेन बात करते हैं जो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, वो सेलेक्टिव होती है। जो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है होती है, जिसका रिले और भी, जिसकी हम बात करते हैं रिले, जो कि मैंने बताया अभी, जो कि आप जानते हैं इक्वल के लिए बी है और रिले जो है वो उससे ज्यादा के लिए, ठीक है। इसके बारे में बात रिले और मी के बारे में समझ लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है। अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य की तुलना में कम होना चाहिए, ठीक है, और अवरोध का आकार तरंगदैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। ये जनरली गैसों पर करता है, किस पर होता है, गैसों पर, ठीक है। और ये लोअर एटमॉस्फेयर पर होता है, जिसे डस्ट है, वाटर वेपर है, उस पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने बताया था। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेवल टू द पावर 4, करेक्ट। इसके कारण स्काई या सिग्नल थोड़ा सा लिखे हैं मैंने एग्जांपल के तौर पर, दिखाई देना रेड और ब्लू, ये सब उसी के कारण हमें दिखाई देता है। मन में सवाल अगर होंगे तो इसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और सरफेस की बात करेंगे, पृथ्वी की सतह, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह में ये दोनों तो अभी हमने पढ़ा ना, एक तो स्कैटरिंग होगा, ठीक है, दूसरा एब्जॉर्प्शन कर सकती है, ठीक है। एक रिफ्लेक्टिंग सबसे अच्छा, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा रिमोट सेंसिंग, मतलब रिफ्लेक्टेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम और कुछ नहीं जानते, ट्रांसमिशन हो और रिफ्लेक्टेंस। ट्रांसमिशन खिड़की से होगा, ठीक है, मतलब विजुअल में अच्छा होगा, आईआर में अच्छा होगा, यूवी में अच्छा होगा, माइक्रो में अच्छा होगा, करेक्ट। और रिफ्लेक्टेंस हमको अर्थ सरफेस से, ठीक है। एक और अलग से दिख रहा है, फुल टाइप का फ्लावर दिख रहा है, ये है एमिटेड वेव्स। पृथ्वी की सतह स्वयं, ठीक है, कुछ तरंगों को उत्सर्जित करती है, तो ये उत्सर्जित, ये उत्सर्जित तरंगों से भी सेंसिंग होती है। इन उत्सर्जित तरंगों की भी सेंसिंग हो सकती है। इन उत्सर्जित तरंगों में भी प्रकाश जो है वो कहां पर पहुंचता है, वायुमंडल में पहुंचता है, वायुमंडल से इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये एक, ठीक है, yes. ये पूरा प्रोसेस आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही, ठीक है। चलिए समझते हैं। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये आपका बादल है, ठीक है। बादल कण होंगे, प्रकाश निकला कौन सा, स्कैटर, यहाँ भी स्कैटरिंग हुई, ठीक है। ये स्कैटर नीचे भी आया, ठीक। कुछ तरंगें जो यहाँ से है वो सीधे क्या हो रही है, ट्रांसमिट तरंगें होती है, ठीक है। वही क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एनर्जी। सेंसर के पास रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं, जो लेते हैं, ठीक। कुछ तरंगें खुद वायुमंडल खा जाता है, शोषण अभी हमने पढ़ा। कुछ तरंगें वायुमंडल की सतह से ही स्कैटर होती है, कुछ पृथ्वी की सतह से नहीं होती है, कुछ वायुमंडल की सतह से, ठीक है। महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए, कुछ पृथ्वी कुछ एमिट करती है, अभी हमने बात की एमिटेड एनर्जी। अच्छा, आईआर तरंगें हमको उत्पन्न करनी है, कहाँ से उत्पन्न करेंगे, अवरक्त प्रकाश कहाँ से उत्पन्न की जाती है, अवरक्त प्रकाश को फील किया जाता है कि देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं, विजिबल है कि इनविजिबल है, अवरक्त इनविजिबल नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई हमको विबग्योर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। बैगनी उसके ऊपर पराबैगनी नहीं दिखाई देती, रेड उसके नीचे इंफ्रारेड दिखाई देती, तो वहां से हमको ऊपर मतलब नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। तो अक्सर इंफ्रारेड की जब बात आती है, उसकी जब स्टडी हुई तो वो मुख्य रूप से पाई गई थी टेम्परेचर के, तो हम इससे संबंध रखते हैं कलर का ताप, रंग का ताप, वहीं से उसकी खोज हुई। तो जनरली इंफ्रारेड आपको किससे मिलती है, ऊष्मा से, हम महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ गर्माहट हो रही है, जहाँ हम आग जलाते हैं, वहाँ हमको इंफ्रारेड मिल सकती है। तो पृथ्वी की सतह जो है वो जनरली एनर्जी क्या करती है, एमिट करती है, करेक्ट। और वही एमिटेड एनर्जी कहाँ पर जाती है, तो
जबकि IR में हमको ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है। और कुछ एडिशन जो है वो एटमॉस्फेयर भी करता है, वो भी हमारा क्या होता है सेंसर के पास जाता है। काम का क्या है सेंसर? रिफ्लेक्शन। स्कैटर्ड होगा क्या? ये भी जाएगा बेचारे सेंसर को खराब करने, ये भी जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन काम का हमारा क्या है केवल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आया होगा। अच्छा एक बात पूछ लीजिए, हमें कोई भी चीज किसी रंग की दिखाई देती है, मुझे भी देखा मेरे पास तो रंग नहीं है, आप लोग रंग बिरंगा पहने हैं, तो हर एक कलर हमको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है आपको बताएगा, एक्सप्लेन करें। कैसे दिखाई देता है बताओ। हाँ, सब लोग सुनेंगे, बताओ बताओ बताओ। सूर्य की किरणें आती हैं जिसमें जितना प्रकाश पड़ेगा है ना उतना दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा बताओ बताओ। और कोई बताएगा? बताओ ना बेटा बताओ। फिर मैं एक तरफ लेक्चर किया जितने भी कलर होते हैं वो अपने में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कलर वो करता है वही उसको। वेरी गुड। हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, ठीक है। वो वस्तु जिन रंगों को अवशोषित करने की गुण रखती है उसे अवशोषित करती है, जिनको अवशोषित नहीं करती उसे क्या करती है रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो वस्तु वैसे दिखाई देती है। मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देखते, यहाँ से नहीं चलता, वहाँ से चलता। मतलब मैं आपके पहने हुए कपड़ों के रंग देख पा रहा हूँ तो प्रकाश वहाँ से मेरी आंखों पर आ रहा है। लाइट आई आपके कपड़ों पर गई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, तब मैं वो देख पा रहा हूँ। सही है ना? सेंसर भी वैसा ही करेगा, सेंसर भी वैसा ही करेगा ना। ठीक, क्लियर हुआ? ये डेटा निकाला हुआ नॉर्मली समझाने के लिए है, मेरा नहीं है तो मैं ये रिसर्च डेटा समझाने के लिए, या फिर ये डेटा कोई भी डेटा देखते हैं। देखिए यहाँ पर वाटर का जनरली आप पढ़ता है, सॉइल का और ग्रीन वेजिटेशन का किया, ठीक है। रीजन देख लीजिए, विजिबल वाटर को देखिए जरा, ब्लू वाला लाइन विजिबल यानी कि ब्लू कलर के लिए रिमोट सेंसिंग का जो बैंड होगा वो विजिबल होगा। ब्लू कलर नहीं, सॉरी, इसके लिए वाटर यानी कि अर्थ सरफेस पे जहां-जहां वाटर वहां के लिए जो रिमोट सेंसिंग का बैंड हम लेंगे वो क्या लेंगे? विजिबल। क्लियर हो गया? ठीक है ना? हमने रिजल्ट निकालेंगे। आगे देखिए ग्रीन के लिए, ग्रीन वेजिटेशन के लिए खेत वगैरह जहाँ पर ग्रीन पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं, उसके लिए मैक्सिमम हिस्सा इंफ्रारेड का आता है। किसका आता है? इंफ्रारेड का आता है। तो इंफ्रारेड रिमोट से, अच्छा रिमोट सेंसिंग एक ही बैंड पर काम करे ऐसा जरूरी नहीं, डिफरेंट बैंड पर भी वो काम कर सकता है ना। तो यहाँ एक चीज हमको मिलती है जो अगले डायग्राम में थोड़ा ज्यादा क्लियर है। देखिए ग्रीन कलर में ये जो ग्रीन है ना पट्टा जो दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में टिक देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? टिक। ठीक है, ग्रीन कलर में हमको क्या देखने को मिल रही है? टिक देखने को मिल रही है। टिक मतलब इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन कर रहा है। भाई अगर बैंड कौन से बैंड में टिक उठ रही है? ग्रीन कलर में उठ रही है, मतलब ये कि जो भी हमारा पेड़ है, जो भी हमारे मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है? जैसा हमने पहले वाले में देखा था वैसे सॉइल का दिया हुआ है, ड्राई सॉइल का दिया हुआ है, मैक्सिमम इसमें भी हमें इंफ्रारेड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस जो पुराने लोगों के द्वारा की गई है मैं उसी को यहाँ पर बता रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस रीजन में और डिफरेंट रीजन में रिमोट सेंसिंग में डिफरेंट बैंड के यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग का पूरा हिस्सा जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने तो एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ठीक, और मुझे केवल ये बताइए, इससे पहले मैं पूछ रहा था माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के दो प्रकार के नॉर्मली तो भी ज्यादा होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है मुझे ये बताइए, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? देखिए सूर्य का प्रकाश जब तक आ रहा है हमारे धरातल पर तब तक तो हम रिकॉर्डिंग ले लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, टकरा रही है, रिफ्लेक्टेंस होगा, रिफ्लेक्टेंस हुआ, इसका मतलब
हमारा जो इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है वो उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा, कैच करके रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड करके सॉफ्टवेयर में हमें जो भी सुना है वो मिल जाएगी, पिक्चर्स मिल जाएंगी, ठीक है। वो सब फर्दर का है। लेकिन जब शाम हो गई, रात हो गई, तब क्या? लाइट इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। तब कौन सा आपका रिमोट सेंसिंग यूज होता है? तब एक्टिव है ना। और वो किन किन तरंगों को निकालता है? क्योंकि देखिए एक्टिव जो भी होता है वो खुद अपनी तरंग देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आती है, सही है? यस। आती है क्या? नहीं आती, दिन के समय आती है, रात को नहीं आती है। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो होगा वो खुद तरंगों को देगा, खुद डालेगा। जनरली माइक्रोवेव हम पढ़ते हैं, ठीक है। उससे ऊपर की जो तरंगें हैं, है ना, उन तरंगों को क्या करता है, इंसिडेंट करता है, और इंसिडेंट करके फिर वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे मिलता है। हमने अभी पढ़ा कि वायुमंडल के लिए खिड़की की तरह है, कौन सी तरह के, मतलब वायुमंडल खिड़की की तरह है, किस तरह होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जाएगा आएगा। इसलिए उसे नीचे डालना, धरातल पर भेजना और टकरा कर वापस उसका रिफ्लेक्शन लेना बहुत आसान है। और ये काम करता है आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग है मेरा वैसे टॉपिक, मेरे को नहीं बोला गया था, मैडम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला था, सो ओके, तो ज्यादा मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच मुझे इतने देर चलने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो सबसे पूछ लो। मैं समझती हूँ कि जितने भी फंडामेंटल्स जो थे रेडियो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रम दोनों के परिप्रेक्ष्य में सर ने हमको बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसके बावजूद हमारी कुछ क्वेरी होती है, उस क्वेरी को अगर तुमको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी है, मैं बोलना चाहूँगा जो जिसकी टर्मिनोलॉजी फिजिक्स से है, या जैसे रिलेशंस वगैरह है, जैसे फ्रीक्वेंसी हुआ, वेवलेंथ हुआ, लेकिन आपको उसी पर थोड़ा सा नोट डाउन करके उसी को थोड़ा सा समझना है, डिपेंडेंसी कैसी है, ऊर्जा कब बढ़ती है, हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ये याद नहीं ऊर्जा बढ़ती है, ऐसे याद नहीं करना, हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बड़ी दिख रहा है तो ऊर्जा हम लिखेंगे भी वही, समझ में आ रहा है। अभी गामा किरण है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब ऊर्जा निश्चित रूप से ज़्यादा, कहाँ से पता चला, हमको मामला मालूम, यही चीज़ हमको महत्वपूर्ण है जाननी है। अच्छा, तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी पर क्या मतलब हमको मालूम, तरंग दैर्ध्य का, अच्छा इसका तरंग दैर्ध्य कम है, रेडियो का तरंग दैर्ध्य कम होता है, आपका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो जरूर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा होता है। तो कॉन्सेप्ट वहाँ से लगाना, हमको एक चीज़ याद हो, बस याद हो तरंग दैर्ध्य, या तो फ्रीक्वेंसी, अगर कॉन्सेप्ट को समझना है, या तो तरंग दैर्ध्य या तो फिर आवृत्ति। हम इवन चित्र को देखकर भी बता देंगे कि किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, किसकी आवृत्ति है, क्लियर होता है। हम उसको थ्योरेटिकल याद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बेस पे याद है आपको मालूम है कि इस तरह का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो आप बता दोगे कि फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ा, बता दोगे कि वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, बता दोगे कि एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा। मतलब 4 कॉन्सेप्ट आपके वही क्लियर हो गए अगर आपको एक चीज़ ही मालूम है। तो बस वही आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो बता दीजिएगा, उसका लिखा हुआ हिस्सा मैं मैडम को भेज दूंगा, मैडम आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी बारीकी से एक चीज रिमोट सेंसिंग के बारे में हमारी छात्राओं को बताया। मैं तो उसमें पढ़ती हूँ थोड़ा कठिन लगता है कि इतने समझ, इतने सरल, इतने अच्छे से आपने समझाया, मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका लेक्चर बहुत ही रेलिवेंट, इंफॉर्मेटिव, बहुत ही, मैं कह नहीं सकती शब्दों में, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया सर, इसलिए थैंक यू सो मच। सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत आज एग्जाम वगैरह का समय था, इसलिए एसएससी की छात्राएं आ नहीं पाई। निश्चित रूप से हम अगले सत्र में जब हम ये लेक्चर रखेंगे तो पूरे बड़ी टोकरियों में हम रखेंगे, जिससे हमारी ये 5th सेमेस्टर एमए पीजी फर्स्ट पीजी थर्ड एससीसी मैंने साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे विद्यार्थी जो कुछ रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं आज के डेट में, उन सब के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप अगले बार हमें फिर से मौका देंगे। सर में जो लिंक भेजा है इसको आप लोग बाद में भी देख सकते हो, विलासा ग्रुप में है, मैं तुम लोग के ग्रुप में डालूंगी, अभी विलासा ग्रुप